तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे? आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो या फिर नेगेटिव वे में लेते हो? उसका मैंने आंसर दिया मैम को। देन मेरे से क्वेश्चन किया गया कि पुलिस की 4 कमियां और 4 अच्छाइयां बताओ। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों का इस बैच में इंटरव्यू हो रहा है उनके लिए तो आज का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही। साथ में जो बच्चे नई तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, जिनको इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, तो वो भी इस पूरे सेशन को देखें जिससे आपका भी थोड़ा सा डर खत्म हो। और आज के इस सेशन में हमारे गेस्ट है ऋतु, जिसने कल इंटरव्यू दिया है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं 23 तारीख से, तो पहले ही दिन में और सेकंड शिफ्ट में इसका इंटरव्यू था। तो इससे हम जानेंगे वो सारी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, कैसे चेक होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। आपको उन क्वेश्चन से भी आइडिया मिलेगा कि हमें अब अपनी तैयारी को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें आगे ध्यान रखना चाहिए। और अभी जो इस बार का जो बोर्ड है वो किस तरह का है, क्या प्लानिंग है, एक दिन में कितने लोगों का लिया जा रहा है। अभी एक सूचना आज की न्यूज़पेपर में आई है कि आगे आने वाले दिनों में एक तो शनिवार की छुट्टी नहीं होगी, ये डिसाइड किया आरपीएससी ने, जिससे कि स्पीड बढ़ेगी आपके इंटरव्यू की। और इसके अलावा बोर्ड भी बढ़ सकते हैं, अभी 2 ही बोर्ड हैं, अभी वो बोर्ड भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आगे आने वाले दिनों में आपके इंटरव्यू कंप्लीट भी हो सकते हैं सारे लोगों के। तो जिन बच्चों का अभी नंबर नहीं आया है पहले चरण में, वो अपनी तैयारी रेगुलर बनाए रखें। रिम डिफेंस एकेडमी के साथ भी आप बना सकते हैं ऑफलाइन हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ आके भी आप 15 दिन का बैच ले सकते हैं। और ऑनलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ के एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप इंटरव्यू की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से भी अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप यूट्यूब पर भी लगातार मेरी इंटरव्यू की काफ़ी क्लासें हैं, सिचुएशन वाली, ड्रेस सेंस के लिए, और भी सारे प्रोसेस के बारे में 2016 वाले बैच के भी और 2021 के बैच के भी। तो वो वीडियोस यूट्यूब पे देख के भी आप अपनी तैयारी और अच्छी बना सकते हैं। गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से। मेरा इंटरव्यू 23 को था, फर्स्ट डे में, सेकंड शिफ्ट में था। दोनों में 18 बच्चे थे, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों में 18 बच्चे थे। और 2 बोर्ड बने थे, पैनल 2 थे। हमारे वाले में शिफ्ट में था एक जसवंत सर का बोर्ड था और दूसरा बोर्ड था संजय सर का, जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। मेरा इंटरव्यू था वो संजय सर के बोर्ड में था। तो मैं भी आगे बढ़ जाए बोर्ड की संख्या। मेरा टाइमिंग था 1:30 का टाइम दिया था मुझे। तो गेट से एंट्री 1 बजे शुरू की गई थी। मीन्स अगर आपका जब भी है तो आधे घंटे पहले एंट्री शुरू करेंगे वहाँ पे। तो बाहर आपको वेटिंग हॉल है वहाँ पे जो बना हुआ है, वहाँ पे बैठे रखेंगे जब तक कि सुबह वाले शिफ्ट बच्चों के इंटरव्यू नहीं हो जाते, तब तक आपको बाहर बिठाए रखते हैं वो। फिर ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उसके ऊपर लेके जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि सीट लगी होती हैं, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका न्यू वाला तो होना ही चाहिए, प्लस जो 2021 का जो बना हुआ है उससे पहले का, 6 मंथ पहले का, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था। तो ये भर्ती एक्चुअली क्या है कि फेब 2021 की थी, तो उससे पहले का आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ का खास ध्यान रखना। और अगर नहीं भी होता है ना आपके पास में, तो इस चीज़ को लेके आप चिंता मत करने लग जाना। वहाँ पे क्या एक वो पोस्टल ऑर्डर वगैरह जो भी है वो लगवाएंगे, शपथ पत्र वगैरह वो करवा देते हैं। तो उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही ऊपर ले जाया जाता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक करते हैं। जो आपने पहले डीवी भरा था उसमें अगर कुछ कमियां होती हैं तो वो सुधारते हैं। और जो परफॉर्मा बोर्ड के पास जाता है उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो ऑफिस के जो आदमी होते हैं वो खुद करते हैं। उनमें आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर वो बिल्कुल रिलैक्स करवाते हैं। जैसे ही बोर्ड के आगे से आदेश आ जाते हैं तो फिर आपको अंदर ले जाया जाता है। तो वहाँ पे भी वेटिंग जो जगह होती है जहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपको एक एक करके बिठाएंगे। 3-3 लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। कोशिश ये करें कि अपने आप को अकेले में मत रखें। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर पॉजिटिव एनर्जी किसी से मिल पा रही है, तो आप हल्की सी बात करके उससे अपना मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रख सकते हो। वहाँ पे अकेले, एकदम बिल्कुल अकेले में रहोगे तो आपका ये होगा कि घबराहट होगी। और पानी वगैरह की ये सब व्यवस्था वहाँ पे होती है।
इतना बाहर का प्रोसेस इतना होता है। हमारा बोर्ड था वो काफ़ी अंदर जाके था, 2 रूम अंदर जाके था, और जो दूसरा बोर्ड था पहले वो जैसे कि कमरे में एंटर करते ही बोर्ड सामने मिला था, और हमारे बोर्ड में 2-3 कमरे जाके अंदर जाके बोर्ड मिला था हमें। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो अपना विश किया मैम को, सर को। हमारे बोर्ड के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि संजय सर का बोर्ड था, वो साइकोलॉजी की जो स्पेशलिस्ट हैं वो संगीता मैम थी, और 2 मेंबर बाहर से आए हुए थे, तो 4 मेंबर का बोर्ड था हमारा। जैसे ही मैंने एंटर किया मैम को विश किया, बोर्ड ऑफ अध्यक्ष को विश किया मैंने। फिर मेरे को बोला गया बैठने के लिए। पहले डायरेक्ट जाते ये नहीं बोला कि आप बैठ जाओ, फिर बाद में जैसे मैं खड़ी रही तो फिर मेरे को बोला कि भी बैठ जाओ आप, तो मैंने थैंक यू करके फिर जैसे ही बैठी मैं, तो क्योंकि मेरा बीएड था तो सर ने पहला ही क्वेश्चन ये उठाया कि आपने जब बीएड किया है तो फिर आप इस लाइन में क्यों आना चाहते हो, बीएड क्यों किया। फिर बीएड पे क्वेश्चन उठाया कि बीएड क्यों किया था, तो जो कि नेचुरल चीज़ है, आप जो रियलिटी है वो उनको बताएं। ये चीज़ सबसे बेटर रहेगी कि आप रियलिटी उनको बताएं। तो जैसे मैंने आंसर दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन आया कि आप इसको मैनेज कैसे कर पाओगे कि भी आप एक हाउसवाइफ हो और फिर आप बीएड करके, और जो सेंसिटिविटी होती है महिलाओं की वो ज़्यादा हो गई है, तो होती है, नेचुरल है कि सेंसिटिविटी महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे, आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो या फिर नेगेटिव वे में लेते हो। उसका मैंने आंसर दिया मैम को। देन मेरे से क्वेश्चन किया गया कि पुलिस की 4 कमियां और 4 अच्छाइयां बताओ। तो उसके बारे में जैसे ही मैंने उन पुलिस की अच्छाइयाँ बताई, जो नवाचार वगैरह हैं वो बताए, उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किए कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे करके। फिर देन सर ने क्वेश्चन किया जो कि मेरे पीजी में लिटरेचर सब्जेक्ट था, इंग्लिश लिटरेचर था, तो वहाँ से मेरे को डीप क्वेश्चन किए गए, तो उनमें मैंने सॉरी रिप्लाई कर दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो मोटी चीज़ नहीं होती, बट अभी जो चल रहा है करंट में, सबसे बड़ी बात होती है करंट की। करंट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं अगर वो आपको नहीं आते हैं तो वो मायने रखते हैं। आप डिपार्टमेंट के अंदर के क्वेश्चन नहीं आते वो बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे को पूछा गया था कि जो ये कॉलेजियम जो पद्धति होती है ये क्या होती है, इसमें कैसे लोग जज हैं वो चुने जाते हैं, हाई कोर्ट में कैसे जज चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या था। देन एक करंट से एक और क्वेश्चन क्या था, जो अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री है वो बैन करने की बात चल रही है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था। देन मैडम ने पूछा था, जो साइकोलॉजिस्ट मैम थी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपने साइकोलॉजी की कौन सी बुक पढ़ी है, कहाँ से बुक पढ़ी है। देन फ्राइड के नियम पूछे थे मेरे से। इतना सब होने के बाद में फिर एक भ्रष्टाचार पे क्वेश्चन किया था, उसको मुझे थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि एक बीमारी है, लिप्त है, ऐसे करके। भ्रष्टाचार का नाम बहुत बाद में लिया था सर ने, तो उससे आप मतलब क्या करोगे, कैसे जूझोगे भ्रष्टाचार से, और इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी आप अपने सीनियर्स को कैसे समझाओगे। अगर सीनियर्स आपको फोर्स करते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए तो आप कैसे समझाओगे, आप मान जाओगे या फिर नहीं मान जाओगे। फिर एक करंट इशू किया गया था, मेरे से पूछा था कि पुलिस कौन से राज्य की पुलिस अच्छी है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी पुलिस को बुरी नहीं बताएं और किसी भी पुलिस को आप अच्छी नहीं बताएं, क्योंकि फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। मैंने बताया था तो मैं अपने क्वेश्चन पे अड़िग रही थी, जो मैंने बताया था मैंने वही क्वेश्चन वापस से जैसे जैसे पूछते गए मैंने वही क्वेश्चन वापस से रिपीट किया कि भाई आंसर रिपीट वही किया मैंने। बस सर इतने ही थे, मुझे अभी इतने ही याद रह पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बता दिए, इसके अलावा क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देने ये भी सारी चीज़ें बता दी, साथ में आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बता दिया है। तो बहुत ही कूल आपको रहना है, परेशान नहीं होना है, आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई चीज़ नहीं आती है तो साफ मना करना है, और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में आपको आंसर देना है। हमेशा पॉजिटिविटी आपके इंटरव्यू के दौरान दिखनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लगातार रहना चाहिए। अगर आप मुझे लगातार इतने दिनों से सुन रहे हैं तो ये तो आप में गुण आ ही जाना चाहिए कि आपको नॉलेज चाहे कम हो लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा अच्छा होना चाहिए। मेरे स्पेशली वो बच्चे जो फिजिकल तैयारी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो इंटरव्यू की तैयारी भी लगातार कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वीडियो देख के, चाहे ऑफलाइन बैचेज में, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, उन सब से मैं ये कहूँगा कि आप भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। जिस तरह से रितु का कॉन्फिडेंस था बातचीत करने में, अभी भी आपको लग रहा होगा, और वहाँ भी इंटरव्यू भी सेम इसी तरह का हुआ है, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको भी मिलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरे राजस्थान में अपने रिम परिवार से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं उनको इंटरव्यू में ये दिखा देना है कि हम कैसे बाकी बच्चों से अलग हैं, यह आपको अपने कॉन्फिडेंस से दिखा देना है।
इससे संबंधित अगर आपके पास में कोई डाउट और भी रह जाता है इस सेशन के बाद भी, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं या एकेडमी के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। बेस्ट ऑफ लक सबको जिनका आगे आने वाले दिनों में इंटरव्यू है, कल परसों आगे आने वाले दिनों में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं रिम डिफेंस एकेडमी की तरफ से, और जिनका अगले चरणों में होगा उनको भी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।